हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता जो है, सीज फायर की वार्ता, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आके अटक गई है। दोस्तों, क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल कलेक्ट कर सकता है, हर कंटेनर शिप से, हर कार्गो शिप से? इस बात पर आकर जो है अमेरिका और ईरान जो है वो एक समान प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे। उसके अलावा और भी दो तीन मुद्दे हैं, जैसे जो यूरेनियम इनरिच ईरान ने किया था। अमेरिका पूरी तरीके से उस यूरेनियम को ईरान से लेना चाहता है, परंतु आज का विषय जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है और इसी पे मैं आपके साथ में वार्ता करूंगा कि किस तरीके से, यदि ईरान को ये रियायत दे दी गई कि वो $2 मिलियन पर शिप जो कि वो डिमांड कर रहा है, अगर वो मांग करता है तो उससे विश्व की आर्थिक स्थिति जो है कैसे डावाडोल हो सकती है। परंतु दोस्तों, आज के इस विषय पे चर्चा करने से पूर्व मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 15 अप्रैल को एक वीडियो मैं रात में रिलीज करने वाला हूं 9 बजे के बाद, जहां मैं ये बताने वाला हूं कि मैं इंटरनेशनल मार्केट में कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं। वैसे ही मैं अप्रैल 20 को जो भी मेरे चैनल के ज्वाइनी मेंबर्स है, जिन्होंने 159 रुपीज दे के इस चैनल को ज्वाइन किया है, उनको भी मैं उनके लिए मैं एक स्पेशल प्रोग्राम बनाने वाला हूं कि कहां पर मैं इंडियन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूं और कहां मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। पर यह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध रहेगा जो 159 रुपीज दे के इस चैनल को ज्वाइन करें। तो आप जल्द से जल्द चैनल को ज्वाइन कीजिए, तभी आप इस 20 तारीख के वीडियो को देख पाएंगे। अब दोस्तों आते हैं आज के विषय पे। देखिए, आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो बेसिकली जो सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंस क्या है? प्रतिदिन जो है वहां से 20 मिलियन बैरल जो है वो ऑयल गुजरता है। यानी वर्ल्ड में जो टोटल ऑयल का कंजम्पशन है वो 100 मिलियन बैरल पर डे का है और 20 मिलियन बैरल क्रॉस होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इसका अर्थ यह है कि 20% ऑयल जो है वो वर्ल्ड की डिपेंडेंसी इस स्ट्रेट से होके गुजरने वाले सी शिप्स के ऊपर में है। उसी तरीके से 20% एलएनजी जो है, जो वर्ल्ड को जाता है इस गल्फ के कंट्री से, मेनली कतार से, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होके गुजरता है। तो 20% एलएनजी और 20% ऑयल, क्रूड ऑयल, इसको कंट्रोल करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ईरान डिमांड कर रहा है कि वो प्रतिदिन, मतलब वॉर शुरू होने के पहले प्रतिदिन लगभग 100 शिप्स जो थे वो इस रूट से गुजर रहे थे। तो ईरान डिमांड कर रहा है कि वो $2 मिलियन पर शिप चार्ज करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान में बमबारी करके बहुत ज्यादा विध्वंस फैलाया है। तो ये रिकंस्ट्रक्शन का काम जो है ये कौन करेगा? तो उसका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारा कब्जा है, हम तब तक यहां से शिप को, किसी भी शिप को जाने नहीं देंगे जब तक हमको टोल नहीं मिलेगा उस शिप से। ठीक है? तो अगर 100 शिप्स गुजर रही हैं तो मोटा मोटी हर दिन अगर 100 शिप्स गुजर रही हैं तो मोटा मोटी $200 मिलियन जो है वो ईरान देख रहा है कि इस शिप्स के आवागमन से, इनके आने जाने से ही उसको टोल मिले। यानी साल का लगभग $72 बिलियन। ठीक है? $200 मिलियन एक दिन का, तो 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए 4-5 दिन जो है वो किसी कारणवश बंद रहता है, तो 360 मल्टीप्लाई बाय 200, यानी यह आता है $72 बिलियन का रेवेन्यू जो है वो ईरान देख रहा है कि किसी भी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल टैक्स कलेक्शन करके वो अर्जित करे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम दो है। पहली प्रॉब्लम यह है कि मोस्टली जो ऑयल जाता है वो सऊदी अरबिया, यूएई और कुवैत से जाता है। ठीक है? तो अगर ये शिप्स में ऑयल इन राष्ट्रों से जा रहा है और यदि इन राष्ट्रों के शिप्स को टोल देना पड़ रहा है,
तो इनका जो ऑयल है वो कनाडा हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इसके मुकाबले थोड़ा सा महंगा हो जाएगा और इंटरनेशनल मार्केट में इनको उससे ही कंपीट करना पड़ रहा है, अमेरिका से, रशिया से, कनाडा से ऑयल के मामले में। पर आप बोलोगे कि जहां एक तरफ कंपीट करना पड़ रहा है, उनके ऊपर में टोल लग के उनके ऑयल महंगे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी तो है कि सऊदी अरबिया का प्रोडक्शन ऑफ ऑयल जो है सबसे सस्ता है इस वर्ल्ड में। लगभग $15 पर बैरल में सऊदी अरबिया जो है वो ऑयल निकाल लेता है। उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो $15 से $20 पर बैरल बताया जाता है। वहीं अमेरिका में ये चीज 40 क्रॉस करती है, रशिया में भी 40 क्रॉस करती है, कनाडा में 45-50 क्रॉस कर जाती है। तो कहने का अर्थ है कि सऊदी अरबिया और यूएई जिनके पास में, या कुवैत जो सस्ता तेल निकाल रहे थे, उनका तेल महंगा हो जाएगा, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भली कम है, पर ये जो एडिशनल लेवी लगेगी उससे इनका मार्जिन कंप्रेस होगा, ये जो प्रॉफिट बना रहे थे वो कम हो जाएगा। तो सऊदी अरबिया, कुवैत, कतार, यूएई, ये सब ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया है कि आप किसी भी तरीके से ईरान की इस बात को ना माने, और आपने ये जंग की शुरुआत की है ईरान में सत्ता परिवर्तन करके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल के, उसके बाद ही इस युद्ध विराम की आप बात करना, उसके पहले मत करना, अन्यथा ईरान जो है हम जो यूएसए के समर्थक राष्ट्र हैं, हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस बात पे आके अमेरिका ने भी बोला कि जो मेरी अलाइड कंट्रीज हैं, जो जिनको मेरा पेट्रोनेज मिलता है, उनको मुसीबत आ सकती है, तो हम जो है वो ईरान को किसी भी हाल में टोल टैक्स नहीं कलेक्ट करने देंगे। और वहां के नेता बोल रहे हैं कि ये तो माफियाओं की तरह जो है ईरान प्रोटेक्शन मनी मांग रहा है, ये टोल का नाम ले रहा है बट ये एक्चुअल में प्रोटेक्शन मनी है। और अमेरिका ने कहा है कि ये जो पर्शियन गल्फ है जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गुजरता है, वो खाली ईरान के ही मिसाइल्स और तोप जो है नहीं पहुंच सकती। 9 राष्ट्र हैं पर्शियन गल्फ में, 9 अलग अलग राष्ट्र हैं जो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी शिप के ऊपर में हमला कर सकते हैं। तो ईरान कतई ये ना समझे कि उसके अकेले की दादागिरी है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज पे जो है अटैक कर सकता है। यदि वो करेगा तो कल को हो सकता है यूएई, कतार, सऊदी अरबिया कोई भी कर सकता है, ईरान से निकलने वाले जहाजों को ये फिर रोकेंगे। तो ये तो चीज नहीं होगी। और अमेरिका ने अपना नौसैनिक बेड़ा जो है वो खड़ा कर दिया वहां पे पर्शियन गल्फ में। उसने कहा है कि यदि किसी अन्य राष्ट्र के जहाज नहीं जा पाएंगे तो ईरान तुम्हारे भी जहाज जो तेल लेके चाइना जा रहे थे, हम उनको नहीं जाने देंगे। तो अब ये बड़ी स्टेलमेट वाली सिचुएशन जो है वो खड़ी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ नाटो के राष्ट्र और यूनाइटेड नेशन जो है वो बोल रहा है कि पिछले 200 सालों से एक आप कह लीजिए कि गुप्त समझौता था विश्व के सशक्त मुल्कों में कि मैरीटाइम ट्रेड, सीबॉर्न ट्रेड, समुद्र द्वारा जो होने वाला ट्रेड है ये खुला रहेगा। ये ट्रेड में किसी भी तरीके से प्रोडक्शन मनी या टोल टैक्स नहीं मांगा जाएगा। और यूनाइटेड नेशन ने कुछ फिगर्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान टोल टैक्स कलेक्ट करने की बात कर रहा है तो कल को मलाक्का स्ट्रेट, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है, जहां से वर्ल्ड का 25% सीबॉर्न ट्रेड गुजरता है। 25% आप सोचिए, 25% यानी चाइना जाने वाला हर तेल, हर कार्गो जो है शिप, वहां का चाइना से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होने वाला जो जहाज है, हर 3 में 2 जहाज मलाक्का स्ट्रेट से होके गुजरते हैं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है सीबॉर्न ट्रेड का। 25% सीबॉर्न ट्रेड जो है वो मलाक्का स्ट्रेट से होता है। तो यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि अगर कल को इंडोनेशिया, मलेशिया या चाइना इसमें से किसी ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी कि हम मलाक्का स्ट्रेट से होने वाले जहाजों से टोल टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो फिर तो वर्ल्ड ट्रेड जो है, इंटरनेशनल ट्रेड ठप पड़ जाएगा। इसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ ताइवान जो है, वहां से आप ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड का 50% सेमीकंडक्टर ट्रेड जो है वो वहां से होके गुजरता है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ आपको मालूम है ताइवान में TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर जो कंपनी है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।
तो वहां से जितने भी सेमीकंडक्टर्स बनते हैं वो अमेरिका जाते हैं। अगर कल को ताइवान स्ट्रेट पे चाइना जो है वो बोल दे कि हमारा है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जो आप आज देख रहे हैं यूट्यूब पे मुझे, वो भी देखना आप बंद कर देंगे। सेमीकंडक्टर काम नहीं करेगा, इंटरनेट की दुनिया काम नहीं कर पाएगी, तो आप समझ जाइए कि ये दुनिया आज से 50 साल पीछे चली जाएगी। इसी तरीके से आपका जो स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल आप ये समझिए कि इजिप्ट से होके गुजरता है, उसके अंदर से होके गुजरता है, इसीलिए वहां पे एक मामूली टोल टैक्स जो है इजिप्ट कलेक्ट करता है, वो इंटरनेशनल वाटर नहीं है। और वहां पे 12 से 15% का जो वर्ल्ड का सीबॉर्न ट्रेड है वो स्वेज कैनाल से होके गुजरता है। कल को इजिप्ट बोल दे कि हमको जो टोल मिल रहा है वो कम है, हमको और ज्यादा चाहिए, या कोई किसी अन्य आसपास के राष्ट्रों ने अगर बोल दिया कि रेड सी से गुजरने वाला, यमन ने कल को बोल दिया मान लीजिए कि भाई किसी भी तरीके से बाब एल मंडेब से गुजरने वाला कोई भी जहाज जो है बिना हमको टोल टैक्स दिए हुए नहीं जाएगा, तो कैसे व्यापार होगा। बाब एल मंडेब से वर्ल्ड का 10 से 12% सीबॉर्न ट्रेड होता है, 10 से 12%। आप ये समझिए कि बाब एल मंडेब वो स्ट्रिप है जो रेड सी और स्वेज कैनाल को जोड़ती है, ठीक है। और हुती जो है यमनी रेबल्स, इन्होंने बाब एल मंडेब पे कई बार अटैक किया है। तो यदि कल को हुतीज बोलने लग जाए कि भाई आप हमको टोल दीजिए, नहीं तो हम बाब एल मंडेब से नहीं जाने देंगे, तो 10 से 12% जो ग्लोबल सी ट्रेड है वो अफेक्ट होगा। इसी तरीके से पनामा कैनल है, यूएसए ने बीच में पनामा कैनल को कहा था कि ये यूएसए कैनल इसका नाम होना चाहिए। पनामा कैनल से भी 3 से 5% जो है वो सीबॉर्न ट्रेड गुजरता है, लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में होने वाला ट्रेड। तो यदि मानिए कि वहां पे अमेरिका अपनी दादागिरी करने लग जाएगा, तो अगेन फिर साउथ अमेरिका की कंट्रीज को ट्रबल होगा। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलाका, हार्मोज स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ ताइवान, बाब एल मंडेब, स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल, इन सब से होके जाने वाले सी ट्रेड के बारे में मैंने आपको बताया। अब रशिया भी है। रशिया कल को बोल दे कि भाई बाल्टिक सी या ब्लैक सी से होके जाने वाला कोई भी जो जहाज है, ये हमारे मिसाइल के अटैक के रेंज में है, यदि आप हमको टोल टैक्स नहीं दोगे तो हम यहां से गुजरने नहीं देंगे। तो कैसे, मतलब ये होगा, बाल्टिक सी से लगभग 15% जो है वो वर्ल्ड का ग्लोबल ट्रेड जो है सीबॉर्न ट्रेड होके गुजरता है, और ब्लैक सी से 2 से 3%। तो यदि एक कंट्री को हम ये बोल दें कि भाई तुम टोल टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, तो जो 1867 में जो लास्ट डैनिश किंगडम को जो लास्ट एक दिया गया था पैसा कि भाई आप डैनिश यानी डेनमार्क से होने वाला जो स्ट्रेट है उसको खोल दो, और उसके बाद से वर्ल्ड ओवर सारे कंट्रीज में एक समझौता हुआ था महाशक्तियों के बीच में कि अब सीबॉर्न ट्रेड जो है यहां से कोई टोल टैक्स नहीं कलेक्ट करेगा। और वो पिछले 200 साल से चला आ रहा है, और अमेरिका ने इस चीज को बखूबी मेंटेन किया है कि भाई ये किसी भी तरीके से जो है सीबॉर्न ट्रेड पे टोल टैक्स कलेक्ट करके उसको अफेक्ट ना किया जाए, ये चीज दिक्कत में आ सकती है। दोस्तों मैं आपको एक बड़ी अभी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनना। आपको पता है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति वाला कौन सा प्रदेश है? आप बोलोगे भारत, जाहिर सी बात है। आप बोलोगे अमेरिका, चाइना, जर्मनी और जापान के बाद 5वें नंबर पे भारत आता है, परंतु आपकी जानकारी गलत है। 5वें नंबर पे सबसे बड़ी जो आर्थिक शक्ति है उसका नाम है कैलिफोर्निया, जो अमेरिका का एक राज्य है, सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला राज्य है। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि अमेरिका, जो कि बेसिकली ऑयल सरप्लस नेशन है, 14.5 मिलियन बैरल पर डे जो है अमेरिका का ऑयल प्रोडक्शन है, परंतु अमेरिका का ही जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्टेट है कैलिफोर्निया, उसकी हालत खराब है। जो अमेरिका में एवरेज जो पेट्रोल के, डीजल के प्राइस चल रहे हैं, उससे $1 ज्यादा प्राइस जो है पर गैलन कैलिफोर्निया में मिल रहा है, 1 से $1.25। और उसका रीजन ये है कि कैलिफोर्निया ने पिछले 15 से 20 सालों में जो पुरानी रिफाइनरीज थी उनको सबको बंद कराया। शेवरॉन ने कई रिफाइनरीज बंद की, कोनाको फिलिप्स ने कई रिफाइनरी बंद की,
क्योंकि वो वहां के एयर क्वालिटी कंट्रोल जो उनके मानक थे उसको मैच नहीं करती थी। इस कारण से हुआ ये कि कैलिफोर्निया जो है वो रिफाइंड प्रोडक्ट यानी कि पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, कैरोसिन, इसके लिए पूरी तरीके से 3 राष्ट्रों के ऊपर में डिपेंडेंट हो गया। ये कौन से 3 राष्ट्र थे? साउथ कोरिया, जापान और तीसरा कौन सा? इंडिया। आपने सही सुना, इंडिया से बहुत ज्यादा जो है रिफाइंड प्रोडक्ट कैलिफोर्निया जाता है। अब चूंकि ये गल्फ में प्रॉब्लम हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज नहीं आ पा रहे हैं भारत में, इस कारण से डीजल और पेट्रोल की कमी हो गई है। डीजल, पेट्रोल, क्रूड नहीं आ पा रहा है, तो हमने भी एक्सपोर्ट लगभग खत्म कर दिया है। जो इंडिया की रिफाइनरीज हैं, रिलायंस और नायरा और बाकी जितनी भी हैं, इनको सख्त आदेश भारत सरकार से हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रिफाइन करके भारत के अंदर में बेचें। इस कारण से कैलिफोर्निया की स्थिति बद से बदतर हो रही है। कैलिफोर्निया जो अमेरिका का सबसे बड़ा इकोनॉमिक आप कह लीजिए कि सेंटर है, वहां पे सैन फ्रांसिस्को जैसा आप कह लीजिए कि स्टेट है जहां पे पूरा का पूरा सिलिकॉन वैली है, सॉरी स्टेट बोल रहा हूं, सैन फ्रांसिस्को सिटी है और पूरा का पूरा आप कह लीजिए सिलिकॉन वैली है वहां पे। लॉस एंजलिस आपने सुना होगा। आई मीन ये सब कैलिफोर्निया के बड़े बड़े सिटीज हैं और ये बहुत बड़ा आर्थिक एक इकोनॉमिक सेंटर है अमेरिका का। और अब ये हो गया है कि चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जापान को, साउथ कोरिया को, इंडिया को क्रूड नहीं मिल रहा है, इसलिए अब प्रॉब्लम में कैलिफोर्निया आ गया। अब आप बोलोगे कि भाई अमेरिका में जब खुद ही बहुत तेल निकल रहा है तो फिर कैलिफोर्निया को क्या दिक्कत है? दोस्तों, अमेरिका का मैप एक बार आप ध्यान से देखिएगा। अमेरिका में सबसे ज्यादा तेल जिस राज्य में निकलता है वो है टेक्सास। आपको जान के आश्चर्य होगा कि टेक्सास और कैलिफोर्निया के बीच में मात्र 2 राज्य आते हैं अगर लैंड से हम देखें तो। एक है न्यू मैक्सिको, दूसरा है एरिजोना, इलिनॉय या एरिजोना में से कोई एक है, ठीक है? तो एरिजोना शायद, या तो ये दोनों राज्यों से होके गुजरते हुए जो लैंड रूट है, उस लैंड रूट से तेल लेके जाना महंगा है इन कंपैरिजन विद जापान से या साउथ कोरिया से या इंडिया से यदि तेल जाए तो। अमेरिका में सबसे ज्यादा तेल होता है टेक्सास में, फिर होता है लुसियाना में और न्यू मैक्सिको में भी तेल होता है। परंतु अपने ही देश के राज्यों से तेल रेल के माध्यम से जो है वो लेके जाना इज मच मच एक्सपेंसिव एंड कॉस्टलियर देन सी बॉर्न ट्रेड, जो जापान से या इंडिया से वहां पे या साउथ कोरिया से रिफाइनरीज से जो वहां पे रिफाइंड प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं उसके बनस्पत। तो कैलिफोर्निया बड़ी मुसीबत में आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप को भी बड़ा मजा आ रहा है, रिपब्लिकन्स को बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि कैलिफोर्निया जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है, हमेशा डेमोक्रेट्स को जिताता है। और डेमोक्रेट्स ने कहा कि भाई हमारे राज्य की एयर क्वालिटी खराब ना हो, हमारे यहाँ पे ज्यादा वाटर पोल्यूशन ना हो, इसलिए पुरानी सारी रिफाइनरीज बंद की गई और विंड पावर और तमाम तरीके का सोलर पावर इस पे ध्यान दिया गया। अब उसका नतीजा ये हुआ है कि भैया इन्होंने कोई पाइपलाइन बनने नहीं दी जो टेक्सास से कैलिफोर्निया को जोड़े, और चूंकि कोई पाइपलाइन नहीं है तो कैलिफोर्निया के अंदर में बहुत ज्यादा महंगा तेल हो गया। आपको जान के आश्चर्य होगा, शेवरॉन जो कि वर्ल्ड की आप समझ लीजिए सेकंड सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल कंपनी है, इसका 150 साल तक हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में रहा और 2024 में 150 साल बाद इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया से हटाकर ह्यूस्टन टेक्सास में कर दिया। उन्होंने बोला कि कैलिफोर्निया की पॉलिसीज जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के लिए अच्छी नहीं है, उन पे अलग अलग तरीके के चार्जेस, सरचार्जेस थोपे जाते हैं, लेवीज दी जाती है, टैक्स लिया जाता है, इसलिए हम अब इस राज्य को छोड़ के जो ऑयल फ्रेंडली राज्य है वहां पे अपना हेडक्वार्टर लेके जा रहे हैं। आपको पता है ह्यूस्टन जो है वो अमेरिका की ऑयल कैपिटल कहा जाता है, टेक्सास में है, तो वहां पर उन्होंने अपना शिफ्ट किया। तो कुल मिला के ये कहना कि भाई इस वॉर से अमेरिका को ऑयल एक्सपोर्ट करके बहुत फायदा हो रहा है, जी हाँ कुछ हद तक तो फायदा हो रहा है, परंतु अमेरिका के अंदर भी
कई राज्यों की स्थिति बड़ी खराब हो रही है, जिसमें से जो सबसे बड़ा राज्य है कैलिफोर्निया, उसके बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों, यदि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, बाय।